नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। भारत में गरीब कौन है, गरीबी घट रही है या बढ़ रही है, सरकार की गरीबों के लिए बनी स्कीमों का फायदा किन लोगों तक पहुंचना चाहिए, साथ ही कम से कम कितने रुपए चाहिए जिसमें एक गरीब एक वक्त में अपना पेट भर सकता है। इसी कड़ी में अब एक नई बहस भी जुड़ गई है कि क्या अमीरों और गरीबों के बीच फर्क बढ़ रहा है, क्या अमीर ज्यादा अमीर हो रहे हैं, गरीब ज्यादा गरीब हो रहे हैं। एनएसएसओ के आंकड़ों का ही मुकाबला अगर करें तो सन 2000 से लेकर 2012 के दौरान सबसे अमीर जो 5% लोग हैं और सबसे गरीब 5% लोगों के बीच 9 गुने का फर्क देखा जा सकता है। आपको बता दें कि ये फर्क 12 साल पहले यानी कि सन 2000 में 7% था, यानी कि 2 गुने का इजाफा और हो गया है। लेकिन जहां अमीर ज्यादा अमीर हुआ है वहीं गरीब भी अपनी जगह से ऊपर उठा है, ये आंकड़े ये भी बताते हैं। हालांकि आंकड़ों के इस मकड़जाल को कई तरह से देखा जा सकता है और हर कोई अपने फायदे के लिए इसका मतलब निकाल सकता है, मायने निकाले जा सकते हैं। इससे पहले कि हम अगले 30 मिनट ये बहस करें, एक रिपोर्ट। भारत में गरीबों की तादाद को लेकर चल रही बहस के दौरान एक और नई बहस सामने आ रही है। वो है अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ रही खाई। एक ताज़ा आंकड़े के मुताबिक पिछले एक दशक के दौरान भारत में अमीर और ज्यादा अमीर हुए हैं और गरीब और ज्यादा गरीब। ये आंकड़ा अमीर और गरीबों की खर्च करने की क्षमता पर आधारित है। आंकड़ा बताता है कि अमीरी के सबसे ऊंचे पायदान पर बैठे 5% ग्रामीण लोगों की व्यय क्षमता में 2000 से 2012 के दौरान 60% का उछाल हुआ, जबकि सबसे गरीब 5% ग्रामीण लोगों की इस क्षमता में 30% का। कमोबेश इतना ही फर्क शहरी अमीर और गरीब के बीच भी दिखा। इससे पहले एनएसएसओ ने कहा था कि 2004 से 2005 में देश में 37.2% गरीब लोग थे, लेकिन 2011 से 2012 में ये संख्या घटकर 22% हो गई। इसके साथ ही गांव में रहने वाले ग्रामीण लोगों की आमदनी में कुछ हद तक बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अगर शहरी लोगों के साथ इसकी तुलना की जाए तो ये काफी कम है। एनएसएसओ के सर्वेक्षण के आधार पर ग्रामीण लोगों की आमदनी में इजाफा तो हुआ है, लेकिन शहरी तस्वीर के मुकाबले ग्रामीण तस्वीर अभी कुछ धुंधली नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत के लिए कई मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मेरे साथ हैं अभय कुमार दुबे, जो कि सीनियर फेलो हैं सीएसडीएस के। इसके अलावा डॉक्टर एसपी शर्मा हैं, चीफ ऑफ इकोनॉमिस्ट हैं, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कविता कृष्णन हैं, पॉलिट ब्यूरो मेंबर हैं सीपीआईएमएल की और जानी मानी सोशल वर्कर भी हैं। इसके अलावा मेरे साथ टीसीए अनंत हैं, सेक्रेटरी एंड चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा मेरे साथ निखिल डे भी मौजूद होंगे फोन लाइन पर, जो कि मेंबर हैं एनसीपीआरआई पर। और फिलहाल मैं उन्हें देख भी सकती हूँ, हमारे साथ जुड़ गए हैं निखिल डे। जी हाँ, इन तमाम लोगों से बातचीत हम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा आंकड़ों का जो खेल है, जिसको बीजेपी आंकड़ों की बाजीगरी भी कहती है, आखिर इसका मतलब किस तरह से निकाला जाए। टीसी आनंद जी, सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहती हूँ, क्योंकि बात उन आंकड़ों पर हो रही है जो कि एनएसएसओ के जरिए दिए गए हैं। ये बताइए कि फिलहाल जो हम इसको समझने की कोशिश करें तो क्या हम ये कहने की कोशिश करें कि पिछले 12 साल में जो गरीब था वो ज्यादा गरीब हुआ है और जो अमीर था वो ज्यादा अमीर हुआ है, या ये माने कि जो गरीब है वो अपनी जगह से उठा है लेकिन उतना नहीं उठ पाया जितना अमीर उठा? इसका जवाब देने के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो एनएसएस का आप सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं, वो हाउस होल्ड्स का जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, उसका एक विवरण देता है। तो यदि हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दिखता है कि औसतन खर्च सारे हाउस होल्ड्स का बढ़ा है। ये ज़रूर है कि जो ऊपरी तले पे घर हैं उनका खर्च निचले तलों के घरों के मुताबिक ज़्यादा बढ़ा है, पर सारे तलों में खर्च में बढ़ावट आई है और कीमतों का भी करेक्शन कर लें तब भी सारे तलों पे खर्च पे बढ़ावट आई है। तो लेकिन यानी इसका अगर हम एक लब्बे लुबाब निकालने की कोशिश करें तो क्या माने ये तस्वीर अच्छी है, बुरी है? ऐसा है, जब कंजम्पशन खर्च बढ़ता है तो एक तरह से अच्छा है, क्योंकि सबके हाथ में परचेजिंग पावर इंक्रीज हुआ है, पर इनइक्वालिटी बढ़ी है। मतलब सबसे बड़े तल पर और सबसे निचले तल के गैप इंक्रीज करा है। इसकी वजह से लोग कंसर्न हो सकते हैं, पर किसी भी सोसाइटी के लिए दोनों ज़रूरी हैं कि ग्रोथ भी हो और हो सके तो इनइक्वालिटी बैलेंस्ड रहे। कई बार ग्रोथ के लिए थोड़ी इनइक्वालिटी बढ़ना ज़रूरी हो जाती है। जी,
जाहिर है आप जो बात कर रहे हैं वो बहुत ही प्योर इकोनॉमिक्स की टर्म में बात कर रहे हैं कि ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जो है डिस्पैरिटी है वो बढ़ती हुई नज़र आती है। निखिल जी, ये बताइए कि फ़िलहाल अगर इस पूरी रिपोर्ट को हम देखें, जिसमें खासकर हम जो फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं वो गैप पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो दरअसल बढ़ी है पिछले 12 सालों में। अगर मैं इसकी हेडलाइंस के तौर पर जो पॉइंटर्स हैं वो पढ़ने की कोशिश करूँ तो इसमें ये कहा गया है कि जो ग्रोथ है वो हाईएस्ट रही है सबसे अमीर लोगों के लिए जो 10% अमीर हैं, और लोएस्ट रही है सबसे गरीब लोगों के लिए 10% जो सबसे गरीब लोग हैं। क्या ये माना जाए, फिलहाल टीसी आनंद साहब कह रहे हैं कि ये कोई बुरी तस्वीर नहीं है, दरअसल गरीबों की जो है वो परचेजिंग पावर भी बेहतर हुई है। आप कैसे देखते हैं? ये जिस तरीके से जिस चीज़ पर आप फोकस कर रहे हैं, जिसको कई जगह ये इकोनॉमिस्ट जिनी कोएफिशिएंट कहते हैं, मतलब अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ते जाए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी समाज में। तो ये बात सही है कि ये एनएसएसओ के फिगर्स में उस दौरान आता है कि लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ी है, लेकिन वही गरीब लोग बहुत नाराज़ होंगे यदि वो देखेंगे कि इर्द गिर्द की लोगों की अमीरी तो बहुत बढ़ गई लेकिन उनकी मात्र थोड़ी सी स्थिति सुधरी है, और वो भी बहुत थोड़ी। तो फिर उनके अंदर एक गुस्सा तो ज़रूर बढ़ेगा, और ये वहाँ से शुरू हुआ है क्योंकि जब प्लानिंग कमीशन ने ये डेटा रिलीज़ किया तो उन्होंने वापस जो पॉवर्टी लाइन वाला पूरा डिबेट हमने छोड़ दिया था, ये कहा था कि ये 27 रुपये और 32 रुपये वाले फिगर पे हम नहीं जाएंगे और हम कहेंगे कि लोग आत्मसम्मान से जी सकें, ऐसी एक कोई स्थिति हम ढूंढेंगे। फिर से हम उसी 27 और 32 रुपये वाले बातचीत पे आ गए क्योंकि हम कह रहे हैं कि कितने लोग उस 27 रुपये से ऊपर उठे। तब लोग कहेंगे कि हाँ हम शायद थोड़ा सा उठे हैं, लेकिन अमीरों को देखो, उनके तो कितना ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है। और यदि वो परिस्थितियां देखेंगे तो ग्रोथ किसके लिए जा रहा है? वो अमीरों के लिए ज़्यादा जा रहा है, गरीबों के लिए कम जा रहा है। बिल्कुल। तो समाज में गुस्सा तो बढ़ेगा। और क्या वही बात चली कि क्या 27 रुपए में कोई जी सकता है, 32 रुपए में कोई जी सकता है, या 32 की जगह 35 रुपए में जी सकता है क्या? निखिल जी, तो फिर लोग कहेंगे कि हमारी आत्मसम्मान से जीने वाली स्थिति क्या है? निखिल, दोबारा आपके पास मैं आती हूँ, लेकिन एक इससे पहले कि दूसरे पैनलिस्ट पे जाऊँ, एक साफ कर लेना चाहती हूँ एक बात। टीसी आनंद जी, ये भी बताया जा रहा है कि ये जो डेटा है इसका अगर मुकाबला हम करें, कंपैरिजन करें, तो ये सजेस्ट करता है कि जो ग्रोथ है वो दरअसल पहले पायदान पे बैठे हुए लोगों के लिए, यानी जो सबसे ऊंची वो पायदान पे जो बैठे हैं लोग, उनके लिए जो 10% जो लोग हैं उनके लिए सबसे ज्यादा हुई है, और जो सबसे नीचे बैठे हैं 10% लोग, उनके लिए सबसे कम हुई है। क्या ये कहना सही होगा? ऐसा है, मैं क्योंकि मैंने एनालिसिस खुद नहीं करा है, मैं इसको कंफर्म तो नहीं करूंगा, पर मैं ये मानने को तैयार हूं कि ग्रोथ के प्रोसेस में इनइक्वालिटी बढ़ी है। मतलब जो सबसे ऊपर का पायदान है उसमें ग्रोथ ज़्यादा हुई है और जो नीचे का पायदान है उसमें ग्रोथ कम है, ये मैं मानने को तैयार हूँ। जी ठीक है। अभय कुमार दुबे, इसे सिर्फ हम एक अर्थशास्त्र की निगाह से ना देखें, सामाजिक पहलू भी इसका देखने की कोशिश करें, क्योंकि अभी खुद टीसी आनंद ये कह रहे हैं कि ये बात माननी पड़ेगी कि ग्रोथ हुई है, गरीब आदमी थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन ये फ़र्क इतना बढ़ गया है कि उसे अपनी बेहतरी नज़र नहीं आ रही है, बल्कि अमीर का पैसा ज़्यादा नज़र आ रहा है। देखिए, अनंत साहब ने जो कहा उसमें तो मुझे समाजशास्त्री ज़्यादा नज़र आता है, अर्थशास्त्र कम नज़र आता है। हर अर्थव्यवस्था का, हर अर्थनीति की एक सोशियोलॉजी होती है, उसका एक समाजशास्त्र होता है, और इस अर्थनीति की जो इस वक्त देश में चल रही है उसकी सोशियोलॉजी ग्रोथ है। उसकी सोशियोलॉजी गरीबी अमीरी का फासला कम करना नहीं है। उसका उसूल ये है, उसका आधारभूत सिद्धांत ये है कि कैसे देश में ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, तथाकथित ग्रोथ, जिसको मैं इन्वर्टेड कॉमास में रख के देखता हूँ, और उसका असर गरीबों तक कितना पहुंच रहा है, ये चीज़ दूसरे या तीसरे या चौथे दर्जे की चीज़ है। इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन चूंकि दिखाने के लिए कि हमारे देश में लोकतंत्र है और हम गरीबों की फिक्र करते हैं, इसलिए बार बार इस बताने की कोशिश की जाती है कि जो विकास हो रहा है ये समावेशी विकास है, ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। इसलिए बार बार इस तरह के आंकड़े लाए जाते हैं कि गरीबी कम हो रही है, लोगों की खर्च करने की शक्ति बढ़ रही है, जबकि इसका दरअसल कोई मायने नहीं है। इस अर्थनीति का और इस विकास नीति का आधार ही दूसरा है। इसका काम गरीबी हटाना नहीं है, इसका मकसद गरीबी हटाना नहीं है। इसका मकसद है खूब अमीरी को जम के बढ़ाया जाए। इस प्रक्रिया में कुछ गरीबी अगर कम होनी होगी तो अपने आप हो जाएगी, नहीं कम होनी होगी तो उसको हम बाद में देखेंगे। इस अर्थनीति से पहले की जो अर्थनीति थी, यानी 1990 से पहले की अर्थनीति थी, वो भी गरीबी हटाने में कामयाब नहीं हुई, लेकिन उसका आधारभूत उसूल दूसरा था।
उसका उसूल ये था कि हम ऐसी कोई ग्रोथ स्वीकार नहीं करेंगे जो गरीबी को बढ़ाती हो, जो विषमता को बढ़ाती हो। अनंत साहब ने कहा कि मैं ये मानने के लिए तैयार हूं कि ग्रोथ बढ़ाने के लिए अगर थोड़ी सी गरीबी बढ़ जाती, थोड़ी सी विषमता बढ़ जाती है तो ये स्वाभाविक बात है। तो ये दो तरह के समाजशास्त्र हैं, ये दो तरह की सोशियोलॉजी है अर्थनीति की। एक पहले थी, पहले वाले भी कोई कामयाब नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो पब्लिक सेक्टर की कमांड इकोनॉमी थी वो कोई कामयाब इकोनॉमी मकसद थी। है वो कारोबारियों को फायदा पहुंचाना है, सिर्फ ये कहने की कोशिश करें आप। इस बीच अगर गरीबों को कोई फायदा हो जाता है इनडायरेक्टली, वो इत्तेफाकन है। जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जिसे कहा जाता है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी नहीं है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट की थ्योरी तो कई तरह की इकोनॉमी में लगती है, इसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी मैं नहीं कहूंगा। दरअसल उसकी कोई चिंता ही नहीं है, वो तो इत्तेफाकन है कि लोगों को जब ऊपर बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं और थोड़ी सी और ग्रोथ बढ़ती है कई सेक्टर में, तो उसका कुछ फायदा समाज के निचले पायदान पर लोग जो पड़े हुए हैं उनको भी मिल जाता है। उनको भी हो जाता है। और जो कि आंकड़ों में बढ़ी हुई क्रय शक्ति में या कुछ शहर में जो गरीब हैं उनके वो थोड़ा जीन्स पहनने लगे हैं या बेल्ट बांधने लगे हैं या मान लीजिए वो छोले भटूरे खाते हुए नजर आते हैं, इस प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं, तो उससे दिखाई पड़ता है। दरअसल गरीबी हटाना उसका मकसद नहीं है। बिल्कुल, क्या कहा जाए, वाकई आप चूंकि जिस विभाग से आते हैं वहीं काफी हद तक आरोप उसी पर लग रहा है कि इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए जो काम हो रहा है वो दरअसल गरीबों की कीमत पर हो रहा है। देखिए, ऐसा है, भारत जो है खेती प्रधान देश है। इसमें जो 60% जनसंख्या है वो खेती के ऊपर डिपेंडेंट है। और जो पीछे की जो नीतियां रही हैं, जो 1991 में रिफॉर्म्स हुए, उसमें इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया गया, तो इंडस्ट्री में ग्रोथ बहुत अच्छा रहा। अभी भी अगर हम पीछे का 12 साल का ग्रोथ रेट देखें तो 7% के ग्रोथ से इंडस्ट्री ग्रो किया है। और सर्विसेज सेक्टर में उसमें भी अच्छा ग्रोथ रहा है, 9% पे पीछे के 12 साल में ग्रो किया है सर्विसेज सेक्टर। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर खाली 3% पे ही ग्रो किया, जबकि एग्रीकल्चर के ऊपर 60% जनसंख्या डिपेंडेंट है और खाली इसका कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी में वो 15% है। तो ये चीज़ तो कंसिस्टेंट है कि जिस सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है उसमें ग्रोथ बहुत कम हो रहा है और उसका कंट्रीब्यूशन जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें कम होता जा रहा है। लेकिन अब पीछे के कुछ साल में अगर आप देखेंगे, अगर आप पोस्ट क्राइसिस पीरियड में देखेंगे, अगर 2008-9 के बाद देखेंगे तो एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस बढ़ा है। अभी जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट है पीछे के 5 साल का, नतीजे भी आए हैं? हाँ बिल्कुल आए हैं। 3.5% का ग्रोथ रेट रहा है पीछे एग्रीकल्चर में, और सर्विसेज और इंडस्ट्री का ग्रोथ गिरा है। तो मायना ये है कि अभी पीछे के कुछ सालों में ही सरकार का जो ध्यान है वो एग्रीकल्चर की तरफ वापस जाना शुरू हुआ है, ये देखते हुए कि सप्लाई साइड की प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी में, और एग्रीकल्चर सेक्टर अगर ग्रो नहीं करेगा तो दूसरे सेक्टर भी उसी स्पीड से ग्रो नहीं कर पाएंगे। कई बार प्रधानमंत्री के भाषणों में भी हम इस बात को सुन चुके हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन पिछले 2 दशकों की अगर हम बात करें तो कमोबेश वो कारोबारियों के दशक रहे हैं, गरीबों के दशक नहीं रहे हैं भारत में। कई बार हमने सुना कि गरीबों का, आप बताइए, आजादी के बाद से कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी हमने बात सुनी है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं सिंबॉलिक ही नजर आता है। ऐसा नहीं लगता कि उसका कोई मायने है कि बड़े बड़े कारोबारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बड़े बड़े डिपार्टमेंट उन्होंने खोल रखे हैं, लेकिन जमीन पर उसके नतीजे नजर नहीं आते। देखिए, उसका कारण ये है कि हमारे जो एनालिस्ट हैं, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, वो ज़्यादातर आउटपुट के ऊपर ध्यान देते हैं, आउटकम्स के ऊपर नहीं देते हैं। जैसे अभी हम एजुकेशन सेक्टर को ले लो, उसका अभी जो हमारा जीडीपी का प्रतिशत है 4% उसके ऊपर खर्च होता है। तो ये बोला जा रहा है कि इसका 6% होना चाहिए। खाली नंबर्स बढ़ाने की बात की जाती है हमेशा। लेकिन अगर हम देखें कि चाइना में और श्रीलंका में ये 4% से भी कम है, लेकिन उनका लिटरेसी रेट हमसे ज्यादा है। लेकिन अभी कुछ सालों में वापस जो रियलिटी है उसको सरकार की नीतियां भी पकड़ रही हैं। एग्रीकल्चर को फोकस किया जाने लगा है, लेकिन उस तरीके से नहीं जिससे करना चाहिए। जी हाँ, देखते हैं कि जो किसान है, जो आखिरी किसान जिसे कहा जाता है, उस तक ये नतीजा कब पहुंचेगा। आपके पास आती हूँ कविता कृष्णन, ये बताइए कि बार बार वही शब्द मेरे दिमाग में आ रहे हैं जो बीजेपी के दरअसल शब्द हैं, जो आंकड़ों की बाजीगरी है, ये अमेरिका में भी चल रही है। कल बराक ओबामा ने ये कहा है कि 5 में से 4 जो अडल्ट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में वो दरअसल बेरोजगारी से लड़ रहे हैं या गरीबी की तरफ जा रहे हैं। तो क्या हम कहें कि इकोनॉमिक मॉडल जो है इसी में दरअसल एक खोट है? नहीं, बिल्कुल। और मैं तो काफ़ी आश्चर्यचकित हूँ कि देखिए, हम लोग इकोनॉमिस्ट्स के नाम पर जिस तरह की बातें करने लग जाते हैं, एक तरह से वो रियलिटी से टोटली कट के, क्योंकि आप कहने लग जाते हैं कि ऐसी ग्रोथ चलेगी, बल्कि ग्रोथ में अगर थोड़ी इनइक्वालिटी बढ़े तो बढ़िया। ये कैसे कह सकते हैं बतौर देश हम लोग? एक सिंपल बात मैं कहना चाहती हूँ कि इसमें ग्रोथ रेट ही आपका मार्कर नहीं हो सकता है। आपकी एम्प्लॉयमेंट रेट कितनी बढ़ी है,
ठीक है, जब आपका जीडीपी 9% से ग्रो कर रहा था, उस समय 0.22% आपकी एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ रेट रही है। तो इतना मैंने एकदम जॉबलेस ग्रोथ का ये पूरा दौर रहा है, महंगाई का दौर रहा है। जब आप ये चीज़ें जानते हैं और इसको कोई नहीं डिस्प्यूट करता, कोई नहीं कहता ये जॉब वाले ग्रोथ का दौर रहा है, अगर ये जॉबलेस ग्रोथ का दौर रहा है, अगर ये महंगाई का दौर है, अगर ये कैजुअलाइजेशन का दौर है, जिस समय लोगों की इनसिक्योर जॉब्स का ये पूरा दौर है, तो ये कैसे हो सकता है कि लोग कम गरीब हैं या कम वल्नरेबल हैं? एक और बात मैं आपको बताऊं, महिला कार्यकर्ता होने के नाते, हमारा देश दुनिया के सबसे बदतर देशों में है महिलाओं और बच्चों को बेसिक न्यूट्रिशन और बेसिक हेल्थ दिलाने में। अगर सचमुच में गरीबी माने तो सबसे घट पहले तो गई खाना है, ही नजर तो आता है। इनकी वल्नरेबिलिटी को तो कम हो जाना चाहिए था। इनको ज्यादा सुरक्षित, इनका जो माने माताओं का जो मृत्यु दर है, चाहे जो मेल न्यूट्रिशन का दर है, ये सारे तो आपको ये आंकड़े तो इम्प्रूव करने चाहिए थे। अगर ये इम्प्रूव करने के बजाय माने ये इम्प्रूव नहीं किए हैं, बल्कि दुनिया के अभी भी सबसे बदतर, माने हम लोग तो हाइती जैसे देशों से भी बदतर स्थिति में है। सब-सहारन अफ्रीकन कंट्रीज में से भी साउथ एशियन बराबर हैं कंट्रीज में भी हम लोग ज्यादा खराब स्थिति में हैं बिल्कुल। इस मामले। तो हम लोग इस बात को कैसे कह सकते हैं? थोड़ा शर्म मुझे लगता है होना चाहिए। यानी बिल्कुल एक अच्छा स्टेटमेंट आपने दिया कि जब हम ये कहते हैं कि फर्क तो बढ़ना ही बढ़ना है या बढ़ रहा है, वो देखा जा सकता है, किस तरह से इसको देखा जाए। निखिल डे, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। बराक ओबामा ये भी कह रहे हैं, साफ साफ उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है, कबूल किया है। ये अलग बात है कि वो प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी एक फिलोसोफर की तरह बात करते हैं, लेकिन कम से कम उन्होंने स्वीकार तो किया। उनका ये कहना है कि जो रेसिज्म है दरअसल वो बढ़ता रहेगा जब तक लोगों के बीच जो आर्थिक बराबरी है वो नहीं बढ़ेगी, जो वो नहीं पैदा होगी। जब तक लोग आर्थिक तौर पर बराबर नहीं होंगे, वो ये महसूस करते रहेंगे कि मेरे रंग की वजह से या मेरे रेस की वजह से मेरे साथ फर्क किया जा रहा है। लेकिन भारत में तो ये फिक्र भी हम नहीं देख रहे हैं। यहाँ भी वही स्थिति है, जाति हो या वर्ग, वो एक के ऊपर एक बैठते हैं। यदि आप किसी तरीके से जातिगत ये पूरे ढांचे में दबे हुए हो, तो पैसे से भी दबे हुए हो, और आप पैसे से दबे हुए हो तो ऊपर उठ ही नहीं पाओगे। तो वो दोनों चीजें इस देश में भी उसी किस्म का रेसिज्म है, लेकिन बहस और तो वो नहीं पैसों में भी है, और वो एक वर्ग हाँ बहस है, लेकिन हम सुनते नहीं हैं, हम मीडिया पर नहीं सुनते हैं। मेरे ख्याल में एक चीज हमें ये भी देखना चाहिए कि जब वो कहते हैं कि भारत एक सुपर पावर है, तो जो अभी कविता ने बात कही, बहुत सारे आंकड़े हम बात ही नहीं करते हैं। वो कौन सा सुपर पावर जो अपनी माताओं को और जो बच्चों को खाना भी नहीं दे सकता है, वो कौन सा सुपर पावर? और यदि हमने कुछ प्राप्त किया भी है इन सालों में, वो भी लोगों के संघर्ष से प्राप्त किया है, चाहे मिड डे मील हो या चाहे वो नरेगा हो जिसने थोड़ा सा मजदूरी बढ़ाया है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, या अब फूड सिक्योरिटी की बात के ऊपर लोग संघर्ष कर रहे हैं और कह रहे हैं इसको यूनिवर्सल करो ताकि सबको मिल सके अनाज। ये भी चीजें वो ग्रोथ वाले कहना चाहते हैं कि उनके ट्रिकल डाउन से हुआ, और लोगों के संघर्ष की तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं पैसा फर्क करता है। यदि भारत को और कैपिटलिस्ट देशों के साथ भी कंपेयर करो तो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो इतना कम है, इसीलिए शिक्षा के लिए कम पैसे हैं, स्वास्थ्य के लिए कम पैसे हैं, तो कहां से गरीब वर्ग ऊपर बढ़ेगा? उनके ढांचे के अनुसार भी नहीं चल रहे हैं, क्योंकि यहां जो ये पूरा एक अर्थशास्त्री वर्ग है वो कहता है कुछ भी पैसा खर्च मत करो गरीबों पर, और सारा ग्रोथ अमीरों के पास ही जाना चाहिए, तो वो बढ़ते ही जाएगा ये खाई। टीसी आनंद जी, ये बताइए कि फिलहाल दूसरे अगर आंकड़े देखें, हम रोजगार की बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ एनएसएसओ का जो डेटा है वो ये कह रहा है कि 20 लाख नौकरियों में इजाफा हुआ है, जबकि प्लानिंग कमीशन ये कहता है 2 मिलियन, वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 58 मिलियन। यानी कि आप ये देखिए, फर्क देखें कितना बड़ा है। ये कैसे आखिर कलेक्शन होता है डेटा का, जिसमें दो अलग अलग सरकारी महकमे इतने ज्यादा कॉन्ट्रास्ट में जो है हमारे साथ सामने डेटा लेकर आते हैं? मुझे नहीं पता आप प्लानिंग कमीशन के कौन से फिगर की बात कर रहे हैं। प्लानिंग कमीशन ने अभी तक जो एम्प्लॉयमेंट ये 2004 और 2009 के बीच कितनी नौकरियां जनरेट हुई हैं, ये उस डेटा का मैं जिक्र कर रही हूं। जी, और जो अभी आप कह रहे थे वो जो 2011-12 के नंबर आए थे उसके बारे में लोग कह रहे थे। सबसे पहले मैं एक चीज बताऊंगा कि एक गलतफहमी है, जो 2009-10 में हमने फिगर रिलीज करे थे और 2011-12 में जो हमने फिगर रिलीज करे थे, उन दोनों के बीच में एक चीज़ आई थी, जो नया सेंसस हुआ था 2011 का, उसका डेटा अवेलेबल हो गया था। यदि आप सेंसस का डेटा देखोगे तो उसमें दिखेगा कि जो शहरी जनसंख्या है वो ग्रामीण जनसंख्या के
मुताबिक बहुत ज़्यादा बढ़ी है। उसका यदि आप करेक्शन करके 2009-10 के फिगर्स फिर से कंप्यूट करो, जो हमने नहीं करे हैं पर कोई भी एनालिस्ट कर सकता है, तो आपको सही आंकड़ों का अंदाज हो जाएगा। पर ऐसा है, मैं एक चीज़ बताऊं, जब भी आप कोई कंपैरिजन करते हो, आप लोगों के कई सारे वक्तव्यों ने कई चीज़ें कही, ज़रूरी है कि यदि आप कहो कि एक समय से दूसरे समय में स्थिति बिगड़ी है या अच्छी हुई है, दोनों समय का कंपैरिजन एक ही कंपैरेटर के साथ होना चाहिए। हम लोग कई बार एब्सोल्यूट लेवल को कंपैरेटिव लेवल कर देते हैं, ये कह के कि अभी की स्थिति अच्छी नहीं है इसका मतलब खराब हो गई। खराब होने के लिए आपको 5 साल 10 साल पहले जाके देखना चाहिए कि तब की स्थिति क्या थी। जी एसपी शर्मा जी, क्या समझ की कमी है इस बीच हमारे यहाँ कि हम समझ नहीं पाते हैं और सिर्फ 2-4 आंकड़े देख के उछल लेते हैं और हेडलाइंस बना लेते हैं, उसी पे बहस हो जाती है, बहस खत्म भी हो जाती है? जी बिल्कुल, ये स्थिति बिल्कुल सही है कि हम ज़्यादातर जो एनालिसिस है आंकड़ों का, उनका किस दिशा में वो जा रहे हैं, उसका रूट कॉज क्या है, उसको समझने की कोशिश किए बिना उसके ऊपर बहस ज़्यादा करना चाहते हैं कि ये क्यों है ऐसे। लेकिन मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि अगर ग्रोथ हो रहा है इकॉनमी में, उसके साथ डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ग्रोथ, जो आईटी सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, जिस सर्विसेज सेक्टर की वजह से इंडिया ने हाई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अचीव किया, उसमें जो 9-10% का ग्रोथ भी हमने देखा, उसने कितने जॉब्स क्रिएट किए? खाली 30 लाख जॉब्स हैं जो आईटी सेक्टर में हैं, 3 मिलियन जॉब्स बताए जाते हैं, जिसका काफी हाई जिसका काफी हाई आबादी में, और जिस वजह से जिसका कंट्रीब्यूशन टोटल जीडीपी में 63% के आसपास है, जिसके ऊपर एम्प्लॉयमेंट डिपेंडेंसी बहुत कम है। तो जो इनकम है उनमें जब डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिन लोगों ने उसमें काम किया, तो उनका इनकम बहुत ज्यादा होगा। और खेती में जो ज्यादातर लोग डिपेंडेंट हैं, उनका इनकम बहुत कम रहेगा। अभय कुमार दुबे, लेकिन ये भी साफ बात है, सामने ये भी डेटा है कि जो मिडिल क्लास है भारत का, वो लगातार बढ़ रहा है, लगातार स्वेल हो रहा है। अगर अंग्रेजी में हम कहें तो ये मिडिल क्लास लोग कहाँ से आ रहे हैं? ये गरीब ही तो थोड़ा अमीर हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि जो अमीर आदमी है वो गरीब होकर मिडिल क्लास बन रहा है। तो ये कहाँ से फिर इतना बड़ा मिडिल क्लास बन रहा है भारत का? पिछले 20-25 साल में इस देश की आबादी भी बहुत बढ़ी है। आबादी बढ़ी है, तो जब आबादी बढ़ती है तो मिडरिफ है, मतलब जो बीच का इलाका है, उस बीच के इलाके में एक वृद्धि होती है। मैं तो कह ही रहा हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान में अमीरी बढ़ी है। अब अमीरी का असर नीचे जाते जाते कहाँ तक जाएगा? वो बीच में ही रुक जाता है, वो बीच में ही वो असर रुक जाता है। पहले सब लोग सरकारी नौकरियों के ऊपर निर्भर करते थे, अब निजी क्षेत्र का बहुत ज़्यादा विकास, चौतरफा विकास निजी क्षेत्र फैला है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो फिनोमिना है, की परिघटना है, वो हिंदुस्तान में बढ़ी है पहले के मुकाबले। जबकि 60s में, 70s में, 80s में वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इस तरह से नहीं होता था। तो ये परिघटना बढ़ी है, लोग खुद अपना रोजगार कमा, बिना नौकरी की तलाश किए हुए उसकी और उद्यमशीलता, ये तमाम बातें भी हिंदुस्तान में बढ़ी हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इस पूरी जो ग्रोथ है, इसकी सोशियोलॉजी उस सोशियोलॉजी के मुकाबले अलग है जो कि इस 90 से पहले की अर्थव्यवस्था थी। वो अर्थव्यवस्था भी कामयाब नहीं थी, उसकी भी नाकामियां हमारे सामने हैं। इसीलिए इस तरह के मॉडल की उस वक्त जबरदस्त रूप से मांग हुई और इस तरह का मॉडल अपनाया। इस तरह के मॉडल की मार्केटिंग भी अच्छी हुई है। हाँ, मार्केटिंग भी बहुत अच्छी हुई है। और आजकल तो मीडिया का साइज, वो उस जमाने की जब वो अर्थव्यवस्था थी, मीडिया का कोई साइज ही नहीं था, मीडिया बहुत छोटा था, केवल प्रिंट मीडिया हुआ करता था। अब तो सब जगह पूंजी का बोलबाला है, कारपोरेट सेक्टर चारों तरफ छाया हुआ है, उसने तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर कब्जा कर रखा है, उसमें उसके शेयर हैं। आप कारपोरेट सेक्टर के खिलाफ एक खबर नहीं, उसके एक बात नहीं बोल सकते, एक खबर नहीं आप अखबारों में छपवा सकते। आप ये कह रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर चाहता है वही खबरें हमारे पास आती हैं और वही हमें समझ में आज आता आप है। हिंदुस्तान के 2 सबसे बड़े जो आर्थिक दैनिक पत्र हैं, उनको उठा के देख लीजिए। उस जिस खबर के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो उन आर्थिक दैनिक पत्रों के जो पहले पन्ने पे नहीं है, नहीं मिलेगी। ये तो दूसरे दैनिक पत्रों के पहले पन्ने पे है। इसी से पता लगता है कि आखिरकार उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। कि जिस तरह की राजनीतिक स्वतंत्रता फिर भी हमें है, हम अपनी बात कह सकते हैं, उस सब के दौरान जो पॉलिटिकल फ्रीडम है, आपको उम्मीद कहाँ नजर आती है गरीब के लिए? पॉलिटिकल फ्रीडम तो खैर हमारे देश में उस पर काफ़ी हमला भी चल रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल फ्रीडम डिपेंड्स ऑन आप कहाँ से बोल रहे हैं। ठीक है, गरीबों को कितनी पॉलिटिकल फ्रीडम है, कितनी आसानी से जो है पुलिस फायरिंग होती है जब आप आंदोलन करते हैं, ये तो गरीब जानते हैं। लेकिन मैं एक बात तो बस यहाँ अंडरलाइन करना चाहती हूँ, समय भी कम है, कि गरीबी जो है अभी भी सरकार के आंकड़े जो हैं वो इसी पर निर्भर हैं, इतने क्रिटिसाइज्ड एक मॉडल पे, जहां वो 27 रुपये 32 रुपये वाले मॉडल पे, उसी के आधार पर ये नया कैलकुलेशन भी आया है। अब वहाँ पर मतलब कोई कॉमन सेंस भी बैठ करके सोच ले कि क्या इतने पैसे में आप पौष्टिक आहार, मेडिकल, ये बच्चे की पढ़ाई,
ठीक है, पानी, बिजली वगैरह, तमाम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये चीज़ें सचमुच आप इतने पैसे में कर सकते हैं? कोई कर सकता है? ये तो कॉमन सेंस है। बिल्कुल। मुझे लगता है ये कोई इसके लिए स्टैटिस्टिकल कोई चमत्कार की ज़रूरत नहीं है, कोई इकोनॉमिस्ट होना ज़रूरी नहीं है। इंसान है तो सोचिए, और मुझे लगता है तब सारा जो झूठ है बिल्कुल और जाहिर है साफ तौर पर सारा राष्ट्रवाद और तमाम चीज़ें तब जाके बिल्कुल धूल में मिल जाती हैं, जबकि वो आम आदमी, जो वो गरीब आदमी है, सबसे नीचे पायदान पे जो आदमी खड़ा है, उसकी थाली तक वो रोटी नहीं पहुंचती है, वो दाल नहीं पहुंचती है जो उसका पेट भरने के लिए काफ़ी हो। सभी मेहमानों का शुक्रिया।